वेलकम बैक टू दीवारी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और इसके ऑथर कौन है? हमारे अल्फोंसो डोडे। और ये जो चैप्टर है बच्चों, आपको इसका नाम पढ़ के क्या लगा होगा? चैप्टर तो फर्स्ट है और इसका नाम ही क्या हो गया? द लास्ट लेसन हो गया। तो ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में प्रशिया और जर्मनी के बीच के जो वार हुआ था उस समय की जो कंडीशन थी वहां की, उसके बारे में बताया गया है। यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है आपका, ये बेस है किसके ऊपर? हमारे जो फ्रांस और प्रशियंस के बीच में वार हुआ था, यानी जो युद्ध हुआ था, यानी जो प्रशिया पहले था उसे अब हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसके बारे में कहानी है। और इस कहानी में क्या है कि जो हमारी जर्मनी होती है वो जीत जाती है, और जो फ्रांस के दो राज्य होते हैं एल्सेस और लॉरेंस, वहां पे क्या होती है? जर्मनी ऑर्डर निकालते हैं, जर्मनी का शासन, कि वहां पे क्या पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी, और वहां पे सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। और इस चैप्टर में जो हमारे जो इन दोनों जिलों के स्कूलों में टीचर थे, यानी एम हेमल जो थे, एक टीचर थे एम हेमल, उनके बारे में है कि जब उन्हें ये पता चला कि अब यहाँ पे क्या पढ़ाई जाएगा? फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। तो उनका जो आखिरी पार्ट था, यानी जो उनका आखिरी दिन था उस जगह को छोड़ के जाने का, तो वहां उस स्थिति में उन्होंने किस तरह से अपने पाठ को बच्चों को पढ़ाया। यानी 40 साल तक वो उसी स्कूल में रहते थे, उन्होंने उसी जगह पे पढ़ाया। और जब उनका उस स्कूल को छोड़ने का समय आया, यानी वहां से छोड़ के जब जाने वाले थे वो, तो उनका जो आखिरी पार्ट था, जो आखिरी दिन था, उन्होंने बच्चों को किस तरह से पढ़ाया, यानी उसी मेहनत से उसी तरह पढ़ाया जितना वो 40 सालों से बच्चों को पढ़ाते आ रहे थे। तो इस पूरे चैप्टर में इन दोनों जो वार हुए देशों के बीच में उसके बारे में बताया गया है। और लास्ट लेसन का मतलब यही है कि जो उनके टीचर थे एम हेमल, उन्होंने अंतिम बार अपना पाठ किस तरह से बच्चों को पढ़ाया, उनका बिहेवियर क्या था, वो देखने में उस समय कैसे लग रहे थे, और वो उस स्थिति में उनके चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई दे रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। ये चैप्टर बहुत अच्छा है और आपको पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। I started for school very late that morning and was in the great dread of the scolding, especially because M. Hamel has said that he would question us on participant. यानी कि यहाँ पे क्या है? I started for school very late. उस दिन सुबह के समय मैं कहाँ गया? स्कूल बहुत ज़्यादा लेट गया, यानी स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं कैसा था? बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। किस वजह से? डांट की वजह से। यानी क्या है, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मुझे क्या पड़ेगी? डांट पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैज़ सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। किस लिए? क्योंकि ख़ास तौर पे मिस्टर जो हेमल थे, यानी जो हमारे टीचर थे एम हेमल, उन्होंने क्या कहा था हमें कि वो पार्टिसिपल पे क्या पूछेंगे? हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। यानी जो पार्टिसिपल्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, उनके बारे में क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, यानी मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ क्षणों के लिए मैंने क्या सोचा कि मैं घर से बाहर, यानी आउट ऑफ डोर मीन्स घर से बाहर क्या करूँगा? अपना समय बिताऊंगा। यानी स्कूल ना जाने के बजाय उन्होंने क्या सोचा? वो घर से तो निकलेंगे पर कहीं और अपना पूरा दिन बिताएंगे। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और कैसे थे? दिन बहुत ज़्यादा कैसे थे? वार्म थे, यानी गर्म और चमकीले थे। यानी कैसा था? गर्मियों का दिन था। द बर्ड वर क्रीपिंग एट द एज ऑफ द वुड, जो चिड़ियाएँ थी, जो पक्षी थे, वो क्या कर रहे थे? जंगलों में बहुत ज़्यादा चहचहा रहे थे। यानी जो जंगलों के किनारे जो पेड़ थे उस पर चिड़िया बैठी थी और क्या कर रही थी? पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और पास ही में क्या था? फील्ड था, यानी कि पास ही में एक शॉ मिल थी, एक आराम मशीन थी, और वहाँ पर क्या कर रहे थे? कुछ सोल्जर जो थे, जो प्रशिया के सोल्जर्स थे, वो क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी अपना प्रशिक्षण कर रहे थे या फिर अभ्यास कर रहे थे।
इट वॉज ऑलमोस्ट मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और मेरे लिए पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा मनमोहक दृश्य वो था जो क्या कर रहे थे, सोल्जर्स को देखना और चिड़ियाँ जो चहचहा रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड ह्यूरिड ऑफ टू स्कूल। पर क्या कह रहे हैं भैया, मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं क्या कर सकूं, रेसिस्ट कर सकूं, यानी स्कूल ना जाने की शक्ति मेरे अंदर नहीं थी कि मैं स्कूल ना जाऊं और यहीं पे रह लूं। एंड ह्यूरिड ऑफ टू स्कूल, यानी वो क्या कह रहे हैं, मैं स्कूल के लिए तेज़ी से चल पड़ा, यानी उनके अंदर इतनी मतलब शक्ति नहीं थी, उनके अंदर इतना डर था कि वो स्कूल बंक नहीं कर सकते थे और वो तेज़ी से अपने स्कूल की तरफ चल पड़े। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से निकल रहा था, यानी जो टाउन हॉल के पास से जो वो निकल रहे थे, तो वहाँ पे क्या देखते हैं, वो क्राउड देखते हैं, यानी भीड़ देखते हैं। फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के पास में। बुलेटिन बोर्ड क्या है, एक सूचना पट है जहाँ पे क्या लिखी जाती थी, सूचनाएं लिखी जाती थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से हमारे पास जितनी भी बैड न्यूज़ आती थी, जितनी भी बुरी खबरें आती थी, वो कहाँ से आती थी, बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी, यानी बुलेटिन बोर्ड में उन खबरों को लिखा जाता था। द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। क्या क्या लिखा जाता था उसमें कि द लॉस्ट बैटल, जिन युद्धों को वो हार चुके हैं, द ड्राफ्ट, और जो मतलब वहाँ पे कानून बने हैं उनके बारे में लिखा जाता था। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो और कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा जो उन्हें क्या दी जाती थी, आदेश दिए जाते थे, उनके बारे में लिखा जाता था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, यानी वो क्या सोचते हैं अपने मन में अपने आप ही बिना रुके कि अब क्या बात हो सकती है या फिर अब क्या हुआ है, यानी वो बुलेटिन बोर्ड को देखते हैं तो उनके मन में क्या होता है, इस बात को चिंता रहती है कि आखिर अब क्या बात हो गई है। देन एज आई हूरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं उतनी तेज़ी से चला जितनी तेज़ी से मैं चल सकता था, यानी वो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास तेज़ी से बढ़े। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर विद द एप्रिशिएटिंग्स रीडिंग द बुलेटिन। वहाँ पे कौन था, एक ब्लैक स्मिथ था, यानी एक लुहार था जिसका क्या नाम था, वॉक्टर। वॉक्टर जो था वो क्या कर रहा है वहाँ पे, हु वॉज देयर, वो वहाँ पे था, विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, अपने जो उसके यहाँ पे काम करता था आदमी, यानी जो उसके यहाँ पे काम सीख रहा था, उसके साथ में क्या कर रहा था, वो उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कोड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो क्या बोलता है यहाँ पे फ्रेंड्स को कि जो यहाँ पे लोहार है, यानी जो ब्लैक स्मिथ है, वो उसे क्या बोलता है, एकदम बोलता है उसे, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी मत करो या इतनी जल्दी मत करो, बब, लड़के, बब का मतलब क्या है यहाँ, लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम क्या होगे, तुम्हें स्कूल पहुँचने के पास क्या है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, यानी स्कूल पहुँचने में अभी तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा क्या उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और क्या है, मैं एम हैमल के गार्डन में आउट ऑफ ब्रीथ, यानी हाँफते हुए पहुंचा, यानी उन्होंने क्या सोचा कि वो जो ब्लैक स्मिथ है वो उनका मजाक उड़ा रहा है, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, वहाँ से जो यहाँ पे मिस्टर हैमल का गार्डन है वहाँ पर पहुँचते हैं अपनी सांसों को हाँफते हुए, या फिर अपनी तेज़ी से वो इतना चल रहे थे कि वो हाँफ गए थे। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। यूजुअली क्या होता था, वहाँ अक्सर क्या होता था, व्हेन स्कूल बिगेन, जब उनका स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, तो क्या होता था वहाँ पे, बस्टल होता था, यानी अफरा तफरी मची होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट द स्ट्रीट, जो आवाज़ें कहाँ तक सुनाई देती थी, गली तक सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो मेज होती हैं उनको खोलने और बंद करने का, यानी जो डेस्क के पास में ऐसे खोलने और बंद करने का लगा होता था, उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन,
और जो वहाँ पे वो क्या करते थे, एक साथ में बैठकर लेसन को रिपीट करते थे, यानी लेसन को दोहराते थे। वेरी लाउड, तेजी से यानी तेज आवाज में। विद आवर हैंड ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर। और वो क्या बता रहे हैं आगे यहाँ पे कि इन आवाज़ों को हम क्या कर सकते थे, आराम से सुन सकते थे। यानी ये जो आवाज़ें थी, तो ये जो आवाज़ें थी ये इन्हें सुनाई ना दें या फिर अपना पाठ को अच्छी तरह से लर्न कर सकें, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, अपने कानों पे हाथ रखते थे और तेजी तेजी से अपने पाठों को दोहराते थे। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो उनके टीचर थे उनके पास जो रूलर था यानी जो छड़ी थी, वो क्या करते थे, वो जब टेबल्स के ऊपर रैपिंग करते थे यानी टेबल्स के ऊपर मारते थे तो उसकी आवाज़ें दूर तक सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। पर अभी क्या था, सारी चीज़ें एकदम शांत थी, यानी सब कुछ एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने क्या करा, मतलब उन्हें क्या था कि उन्हें इतना ज़्यादा भरोसा था। आई हैड काउंटेड यानी इतना ज़्यादा भरोसा था अपने आप पे कि वो अपनी डेस्क के पास जाएंगे बिना किसी को दिखे। यानी उन्होंने क्या सोचा कि वो जाएंगे जल्दी से और अपनी डेस्क पे बैठ जाएंगे और किसी को दिखाई ना दें। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर उस दिन क्या था कि सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे की मॉर्निंग को होता था। यानी वो क्या बता रहे हैं कि रोज़ स्कूल में इतना ज़्यादा शोरगुल होता था तो वो क्या करते थे, अपनी डेस्क पे पहुंच जाते थे चुपचाप और किसी को दिखाई नहीं देते थे। पर उस दिन जिस दिन वो स्कूल जाने में लेट हुए, उस दिन कैसा था, हो रहा था एकदम क्वाइट था, यानी सबको शांति थी संडे मॉर्निंग की तरह, यानी जैसे रविवार को एकदम शांति होती है उसी तरह से शांति थी। दोज द विंडो आई शा माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। मैंने विंडो से देखा यानी मैंने खिड़कियों से देखा कि मेरे जो सहपाठी थे वो कैसे थे, अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और कैसे हैं, बिल्कुल क्वाइट हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हर टेरिएबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमल हैं वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन यानी इधर उधर टहल रहे हैं क्लास में, पूरी क्लास में वो जो उनके हैं अध्यापक वो इधर उधर घूम रहे हैं और उनके पास में क्या है, आयरन, और क्या है उनके पास में एक अपने आर्म में उन्होंने एक आयरन रूल छुपा रखी है, यानी अपने जो आर्म है उसके नीचे में आयरन रूल छुपा रखी है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। आगे उन्होंने क्या बताया कि मैंने क्या करा, जो डोर था दरवाजे को खोला, यानी उन्हें सबके सामने उन्हें दरवाजे को खोलना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेड आई वॉज। आप सोच सकते हैं कि उस समय मुझे कितना डर महसूस हो रहा होगा और कितनी ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। यानी उन्हें उस दिन कैसा करना पड़ा, जब क्लास तो एकदम शांत थी इसलिए उन्हें दरवाज़ा खोल के अंदर जाना पड़ा। और वो क्या बता रहे हैं कि आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि मुझे उस समय कितना ज़्यादा डर महसूस हो रहा होगा। बट नथिंग हैपन, पर कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल शामी एंड सैड वेरी काइंडली। एम हैमल जो थे उन्होंने मुझे देखा और बहुत ही ज़्यादा काइंडली यानी अच्छे से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंड्स यानी लिटिल फ्रेंड्स, आप अपनी जगह पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना अपना चैप्टर कैसे शुरू कर सकते थे, यानी हम तुम्हारे बिना ही क्या करने वाले थे, चैप्टर को शुरू करने वाले थे। यानी उनके जो टीचर थे जैसा उन्होंने सोचा था उन्हें वो डांटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई जम्प ओवर द बीच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं एकदम से बेंच के ऊपर कूदा और कहाँ पे बैठा जाके, अपनी डेस्क में, यानी अपनी डेस्क के ऊपर से कूदते हुए बेंच पे बैठा जाके। नॉट टिल देन, क्या बताया उन्होंने कि वो एकदम से अपनी बेंच पे मतलब डेस्क के ऊपर से कूदे और कहाँ पर बैठ गए, जाके अपनी टेबल के ऊपर बैठ गए। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उन्होंने क्या बताया आगे कि उन्होंने क्या देखा, मतलब तब तक वो उन्होंने ये नहीं देखा था कि जो उनके टीचर हैं यानी जो उनके अध्यापक थे एम हैमल, उन्होंने एक सुंदर था हरे रंग का क्या पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था। यानी उन्होंने बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। His frilled shirt and the little black silk cap, और कैसी थी उनकी जो शर्ट थी, यानी वो कैसी थी, एकदम झालरदार थी, ठीक है। और क्या था उनके पास में, द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक ब्लैक कलर की क्या थी, कैप थी।
all embodied that he never were expected on inspection and prize days। और कैसी थी वो, एम्बॉडिड थी, यानी उसके ऊपर कढ़ाई हो रही थी। और ऐसे कपड़े वो कब पहनते थे, जब कोई पुरस्कार वितरण का दिन आता था। इसके अलावा उन्होंने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने, यानी इस तरह के जो कपड़े थे वो तभी पहनते थे जब कोई स्पेशल डे होता था। Besides the whole school seemed so strange and solemn। पूरा स्कूल था, जो उनका पूरा विद्यालय था, वो देखने में कैसा लग रहा था, इसके अलावा पूरी तरह से अजीब सा लग रहा था, यानी स्ट्रेंज, अजीब तरह का लगा था। एंड सोलेमन यानी विचित्र प्रकार से और गंभीर दिखाई दे रहा था। बट द थिंग्स डेट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द ब्लैक बेंच डेट वर ऑलवेज एम्पटी। बट द थिंग डेट सरप्राइज मी, पर एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अचंभित कर दिया। मोस्ट वॉज टू सी, ये देखना कि जो हमारी लास्ट बेंच थी, यानी जो बेंच पड़ी होती थी हमारी पीछे की हमेशा खाली, वहाँ पे कौन बैठे हुए थे, विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, यानी जो विलेज के गाँव के लोग थे वो वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। लाइक अवर सेल्फ, तो जो गांव के लोग थे वो भी कैसे बैठे हुए थे, बच्चों की तरह एकदम शांत बैठे हुए थे। ओल्ड होशर विद हिज 3 कॉर्नेड हेड, कौन बैठे हुआ था वहाँ पे, ओल्ड होशर्स, यानी वहाँ के जो मतलब व्यक्ति थे, भूतपूर्व मेयर जो भी थे वो बैठे हुए थे। कैसे, तिकोना टोपा पहने हुए, यानी उनकी कैप कैसी थी, 3 कॉर्नर थी। द फॉर्मर मेयर, और जो पहले के मेयर थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले के वहाँ के पोस्ट मास्टर थे, एंड सिवरल अदर बिसाइड, और भी बहुत सारे लोग थे, और मतलब इनके अलावा। एवरीबॉडी लुक सैड, हर कोई दुख दिखाई दे रहा था। एंड होशर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और वहाँ पे जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था उसके पास में क्या थी, एक प्राइमर थी, यानी पुरानी किताबें जो भी थी। हम एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन विद हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल लेइंग अक्रॉस द पेज, यानी वो जो बूढ़ा आदमी वहाँ बैठा हुआ था उसने पेजों को किससे खोला है, अपने अंगूठे से, यानी किनारे से उसने पेजों को खोला है अंगूठे से। तो पेज कैसे दिखाई दे रहे थे, गंदे दिखाई दे रहे थे। हिज ग्रेट स्पेक्टेकल लेन अक्रॉस द पेज, और जो उसका चश्मा था वो कहाँ पड़ा हुआ था, पेज के बीच में रखा हुआ था, यानी किताब के बीच में जो किताब खुली हुई थी उसमें उसका चश्मा रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल मिस एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था, यानी जो हमारे फ्रेंड्स है लिटिल, वो क्या कर रहा था, जब इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था तभी जो एम हैमल है वो कहाँ से उठे, अपनी कुर्सी पे से उठे। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विद द हेड यूज टू मी सेड, और उन्होंने कैसा कहा, अपनी जेंटल वॉइस में कहा, यानी अपनी विनम्र आवाज़ में उन्होंने क्या कहा, किससे कहा, मतलब हैमल से कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द बेस्ट लेसन आई शैल गिव यू। वो क्या बताते हैं अपने बच्चों को वहाँ से उठ के एकदम से कि बच्चों मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, यह अंतिम पाठ पढ़ाने वाला हूँ, यानी लास्ट लेसन जो है मैं आपको आखिरी बार पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलेसिस एंड लोरिन। उन्होंने क्या बताया कि जो स्कूल हैं, यानी जो हमारे पास में कहाँ से ऑर्डर आया है, यहाँ पे बर्लिन से, यानी बर्लिन से क्या है, हमारे पास में ऑर्डर आया हुआ है कि सिर्फ जर्मन किसे पढ़ाई जाएगी, सिर्फ किसे पढ़ाई जाएगी, ओल्सेस और लोरेन के स्कूलों में, यानी जो ओल्सेस के और लोरेन के स्कूल हैं वहाँ पर ही क्या पढ़ाई जाएगी, अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, तुम्हारा नया मास्टर कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और क्या है, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है, यानी आपको मैं आखिरी बार फ्रेंच भाषा का पाठ पढ़ाऊंगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी क्या हो जाएं, पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं, यानी एकदम शांति से मेरी बातों को सुने। What the thunder clap these words were to me,
इन चीज़ों ने क्या कर दी, मेरे अंदर एकदम से कड़कड़ाहट की तरह थे, यानी जैसे बिजली कड़कड़ाती है इस तरह से ये शब्द जो थे उन्हें क्या कर दिया, अचंभित कर दिया। ओह द wretches, that was what they had put up to the town hall। वो क्या सोचते हैं, अच्छा अभागे लोग यानी द wretches यानी अभागे लोग सभागार में उन्होंने यही लगा दिया था, यानी जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पे इसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। ये किससे समझ में आती है, जो लिटिल फ्रेंच होता है उसे हमें, हमारे लिटिल फ्रेंच को ये बात समझ में आ जाती है कि बुलेटिन बोर्ड पे सिर्फ यही चीज़ें लिखी हुई थी। The last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson. For seeking birds' eggs or going sliding on the shore. आगे my last French lesson. Why? यानी जो यहाँ पे हमारे लिटिल फ्रेंच है वो क्या कह रहे हैं कि अरे इतनी मुश्किल से तो मैं क्या करना सीख पाया हूँ, इस लेसन को लिखना, यानी जो फ्रेंच भाषा है उसको मैं इतनी मुश्किल से तो लिखना सीख पाया हूँ। और क्या कह रहे हैं, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं आगे से कभी नहीं सीख पाऊँगा। यानी जो फ्रेंच हैं वो इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो इसे लिखना सीखा था, बट अब क्या होगा, वो आगे इस लेसन को या फ्रेंच भाषा को कभी और नहीं लिख पाएंगे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एज और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, आगे वो क्या बता रहे हैं कि मुझे उसी समय क्या हो जाना चाहिए था, वहीं पर रुक जाना चाहिए था। हाँ, My book that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of saints were old friends now that I could not give up. वो आगे क्या बताते हैं, वो आगे क्या बता रहे हैं कि जो चीज़ें मुझे अब तक भारी दिखाई दी थी, यानी जो मेरी बुक्स, मेरी ग्रामर की किताबें जो मुझे कैरी करने में यानी लेके आने में कैसी दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा भारी दिखाई दे रही थी। एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और मेरी जो इतिहास थे यानी इतिहास के जैसे जो संत थे वो मुझे कैसे लग रहे थे, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डेट आई कुड नॉट गिव अप, मुझे कैसे लग रहे थे, एकदम से पुराने मित्रों की तरह लग रहे थे जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमल टू द आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अवे डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और इस बारे में वो विचार कर रहे थे कि एम हैमल है वो अब यहाँ से चले जाएंगे और मैं उनसे कभी अपने फ्यूचर में नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मतलब वो उस बारे में सोच रहे थे कि मैं उनके जो रूलर है यानी जो उनका डंडा है उसके बारे में सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे कि उनके जो टीचर हैं वो कितने क्रैंकी टाइप के हैं। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth and now I understood। वो आगे क्या बता रहे हैं, पुअर मैन बेचारे इंसान, यानी जो उनका टीचर थे यहाँ पे जो एम हैमल थे उनके बारे में सोचते हैं वो। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, ये क्या है, अंतिम पाठ में उन्हें क्या मिलना चाहिए, सम्मान में। डैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, उन्होंने क्या पहने हैं, अपने रविवार के कपड़े पहने हैं, यानी जो कपड़े अच्छे से पहन के वो चर्च वगैरह जाते थे उन कपड़ों को अपनी लास्ट लेसन को सम्मान देने के लिए उन्होंने इन कपड़ों को पहना है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और क्या बता रहे हैं, अब मैं इस चीज़ को समझ गया या ये चीज़ मुझे अब क्या है समझ में पूरी तरह से आ गई। वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, की जो विलेज मैन के हैं यानी जो विलेज के बूढ़े लोग हैं वो यहाँ पर आके क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू डैट दे हैड गोन टू स्कूल मोर, क्यों बैठे हैं वो लोग यहाँ पर आके, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, यानी उन्हें इस बात का दुख है जो ओल्ड मैन है कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वॉज देयर्स नो मोर।
यानी वो क्या करना चाहते थे, उन्हें सम्मान देने के लिए आए थे। किस वजह से सम्मान दे रहे थे वो, कि उन्होंने अपने जीवन के, यानी जो उनके जो एम हैमल थे, उन्होंने अपने जीवन के कितने साल लगा दिए थे यहाँ पे, कम से कम 40 साल लगा दिए थे। और कैसे, रेस्पेक्ट के साथ, यानी आदर के साथ उन्होंने उनकी कंट्री को, उनके देश को सम्मान दिया। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम, मैंने अपना नाम सुना, यानी मेरा नाम को पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब मेरी बारी थी कि मैं रिसाइड करूँ, यानी उस पार्टिसिपल के रूल को दोहराऊँ। वॉट वुड आई हैव गिवन टू द एबल टू से दैट ग्रेटफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल ऑल दोज वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। यानी क्या बता रहे हैं वहाँ पे कि वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या कुछ नहीं करा, टू बी एबल टू से, कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक से रूल को, यानी पार्टिसिपल का जो भयानक सा रूल था उसको तेजी से और स्पष्ट रूप से बोलने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं करा, यानी उन्होंने पूरी कोशिश करी। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, पर उसका जो पहला ही वर्ड था वो क्या हो गया, वो भूल गए, यानी उनका जो फर्स्ट शब्द आया वो उसी में पूरी तरह से उलझ गए और कहाँ पे खड़े रहे, अपनी जो उनकी जो डेस्क थी वहाँ पर चुपचाप खड़े रहे। होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, यानी डेस्क को पकड़ के वहाँ पर खड़े रहे। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर की ओर देख लूँ, यानी उनका जो हृदय था वो तेज़ी से धड़कने लगा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो नज़रों को ऊपर उठा के भी देख लें। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हैमल को कहते हुए, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़, तुम बुरा महसूस मत करो, यानी तुम बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो। और क्या बताते हैं वो, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। See how it is every day we have said to ourselves, I have plenty of time, हम क्या कहते थे रोज़ अपने आप से कि हमारे पास अभी सीखने के लिए बहुत टाइम है। I will learn it tomorrow, कि मैं कल इसे याद कर लूँगा। And now you see where we have come out, और अब देखो कि हम कहाँ पर आ गए। that is the great trouble with अल्सोस, वो क्या बताते हैं कि अल्सोस के साथ भी क्या है, यही परेशानी है। शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो क्या सोचते हैं कि हम अपनी जो चीज़ें हैं उसको कल के लिए टाल देते हैं, यानी जो आज करना है उसको कल के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज फॉलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू how it is, you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। वो क्या बता रहे हैं आगे कि तुम क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो, यानी दिखावा करते हो, क्या होने का, एक फ्रेंच होने का, यानी फ्रांसीसी होने का तुम क्या करते हो, दिखावा करते हो। बट तुम ना ही स्पीक कर सकते हो, यानी ना ही बोल सकते हो, और ना ही अपनी लैंग्वेज को सही से, मतलब अच्छी तरीके से तुम अपनी लैंग्वेज को बोल भी नहीं सकते और ना ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, पर नन्हे फ्रेंच तुम उतने बुरे भी नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, यानी हम सबके पास में क्या होता है, कोई ना कोई कारण होता है अपने आप को दोष देने का। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, जो तुम्हारे माता पिता हैं, वो तुम्हें क्या है, लर्न, यानी तुम्हें शिक्षा देने के लिए उतने ज़्यादा चिंतित नहीं है, यानी तुम्हें उत्सुक नहीं है वो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स, वो क्या बता रहे हैं उसे कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हें फार्म में या फिर मिल में काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि क्या मिल सके, कुछ पैसे मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी क्या हूँ, इसके लिए उतना ही उत्तरदायी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मुझे तुम्हें पाठ पढ़ाने की बजाय, यानी पाठ याद करने की बजाय अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजना चाहिए। यानी जो एमएमएल है वो क्या कह रहे हैं
कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ मैं भी क्या हूँ, उतना ही उत्तरदायी हूँ तुम्हारी इस मिस्टेक पे या ना सीखने पे कि मैंने तुम्हें कहाँ भेजा, लर्निंग की बजाय अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और क्या बता रहे हैं, और जब मैं कहाँ जाता था, मछली पकड़ने के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और मैंने क्या नहीं करा, तुम्हें कोई भी छुट्टी नहीं दी। यानी जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था, क्या मैंने तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दी। Then from one thing to another, M. Hamel went to talk to the French language. और क्या है, इसके बाद जो एम हैमल हैं वो भाषा के बारे में बात करने लगे। और कौन सी भाषा के बारे में बात कर रहे थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। सेइंग डैट, वो कह रहे थे, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये लैंग्वेज कैसी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यानी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है ये। Language is the word, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the sky to their prisons. वो आगे उसको क्या बताते हैं, यानी भाषा के बारे में बताते हुए बताते हैं वो कि ये भाषा जो है, यानी जो फ्रेंच भाषा है, जो फ्रांसीसी भाषा है, वो कहती है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, यानी सबसे सुंदर भाषा है। और कैसी है, एकदम क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल है, यानी तर्कसंगत है। डैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग, और क्या कर सकते हैं, ये हम सभी के बीच में क्या है, सुरक्षित है, और इसे हम कभी भी नहीं भूल सकते, यानी इन चीज़ों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, और क्योंकि जब हम किसी देश के गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो क्या होता है, हमारी जो लैंग्वेज है, यानी जो हमारी भाषा है, वो हमें क्या प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। यानी वो क्या बता रहे हैं कि जब हम किसी देश के गुलाम होते हैं, तो ये भाषा में हम एक ही भाषा में बंधे होते हैं। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, और क्या है, बताते हैं वो आगे उन्हें कि ये क्या है, उनकी जेल, जो उनकी जेल की चाबी है उनके पास में ही है। यानी ऐसा मानो कि हम जेल में बंद होके भी हमारी चाबी क्या है, हमारे पास में है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है अगर हमारी हमें आती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अ लेसन, उसके बाद में उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें पढ़ाने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मैं ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि मैं उस चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से समझ रहा था। यानी उन्हें ये चीज़ कैसी लग रही थी, बहुत ज़्यादा आसान लगी, और आराम से वो उस ग्रामर के पार्ट को समझ रहे थे। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, उन्हें क्या लग रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा सरल लग रहा था, यानी बहुत ही ज़्यादा आसान लगा वो पार्ट। आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, तब मैंने सोचा कि मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को ध्यान से नहीं सुना। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही कभी उन्होंने इतने धैर्य के साथ चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करा। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो क्या बताना चाह रहे हैं, इट सीम्स ऑलमोस्ट, ऐसा दिखाई दे रहा था, इफ द पुअर मैन, वो बेचारा इंसान, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता था, ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, यानी जाने से पहले वो इंसान हमें जो कुछ भी जानता था उसके बारे में जानकारी देना चाहता था या सिखा देना चाहता था। एंड टू पुट इट इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और हमारे दिमाग में उन सभी चीज़ों को डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर की क्लास के बाद में वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें क्या दिया गया, एक पाठ दिया गया, किसके लिए, लिखने के लिए, यानी लिखने के लिए, हम लिखने का काम हुआ पढ़ने के बाद में। डैट डे, उस दिन एम हैमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल के पास में क्या थी, हमारे लिए नई कॉपियाँ थीं। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सिस, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि
फ्रांस ऑल्सिस और फ्रांसिस जिसके ऊपर लिखा हुआ था। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, सब विद्यालय की सभी कक्षाओं में छोटे छोटे झंडे लहरा रहे थे और सभी मेज जितनी भी मेजें थी सभी के ऊपर क्या हुआ था, छड़ों से वो लटका हुआ था। यानी वो जो झंडे थे वो सभी के ऊपर एक छड़ पे मतलब एक छड़ी सी थी उस पर टंगे हुए थे और पूरे स्कूल रूम में वो झंडे लहरा रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work. आप देख सकते थे कि किस तरह से हर एक व्यक्ति अपना काम कर रहा था। And how quiet it was, और कितनी ज़्यादा वहाँ शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over the papers. वहाँ पे सिर्फ एक ही साउंड आ रहा था, क्या, पेपर के ऊपर चलने वाले पेन का। Once some battles flew in, but nobody paid any attention to them. तभी वहाँ क्या होता है, एक भंवरा आ जाता है, वहाँ पे एक भंवरा आता है, बीटल्स आता है, पर कोई भी इंसान उसकी तरफ क्या नहीं करता, ध्यान नहीं देता। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी क्या नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, वो लोग जो पूरे समय क्या करते थे, मछली पकड़ने के कांटों का चित्र में लीन रहते थे, यानी उनको बनाते रहते थे। एज इफ डैट वॉज फ्रेंच, यानी कि मानो कि वह फ्रांसीसी भाषा थी। यानी वो बच्चे भी जो हमेशा मछली को पकड़ने वाले कांटे का चित्र बनाते रहते थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया जैसे कि कोई फ्रेंच की लैंग्वेज हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? यानी वो क्या बता रहे हैं कि छत पर कबूतर क्या कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे कूड कर रहे थे, यानी बहुत धीरे धीरे भाषा में गुटुरगु कर रहे थे। और मैंने सोचा, आई थॉट यानी मैंने सोचा खुद में, यानी अपने ही मन में मैंने सोचा कि क्या इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। यानी वो क्या सोच रहे हैं कि जिस तरह से हमें सिर्फ जर्मनी भाषा बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा या जर्मनी भाषा सिर्फ बोली जाएगी, तो क्या ये जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, क्या इन्हें भी क्या करा जाएगा, जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर किया जाएगा। इवन द पिजन्स, यानी कबूतरों को भी। व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं किसकी तरफ देखता था, अपनी राइटिंग की तरफ देखता था, यानी जब भी मैं कोई चीज़ लिखने के बाद उसे देखता था। I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. तो क्या बता रहे हैं वो कि मुझे मतलब मैंने जब लिखते हुए ऊपर देखा, जब मैं लिख रहा था अपनी कॉपी में, तो मैंने जब ऊपर देखा तो जो एम हैमल थे वो क्या कर रहे थे, अपनी चेयर के ऊपर कैसे बैठे थे, मोशनलेस बैठे थे, यानी एकदम स्थिर बैठे थे, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। वो क्या कर रहे थे, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, कभी एक चीज़ को घूर के देखते हैं, देन एट अनदर, कभी दूसरी चीज़ को, यानी अपनी चेयर पे बैठे हुए वो कभी एक चीज़ को देख रहे थे तो कभी दूसरी चीज़ को देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन द लिटिल स्कूल रूम फैंसी, जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, मन में अपने सोच रहे हैं, जैसे कि वो अपने मन में क्या करते थे, सोच रहे हैं कि अपने दिमाग में हर एक चीज़ को क्या कर ले, वो फिक्स कर ले, यानी स्कूल की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको अपने दिमाग में एकदम से सेट कर लें। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्ले, क्योंकि वो 40 साल से क्या थे, उसी ही जगह पर रहे थे, या 40 साल तक वो उसी जगह पर मतलब उसी जगह पर रहे हैं, यानी नौकरी की है। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो और एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास की विंडो थी, यानी जो खिड़की थी, उसके सामने क्या पड़ जाती थी, उनकी क्या थी, एक मतलब क्या थी, एक बगीचा था, और उसी के सामने क्या था, उनका एक क्लास थी, यानी जो उनकी क्लास थी उसी के सामने विंडो के क्या पड़ता था, एक बगीचा पड़ता था, और उसी के सामने क्या थी, उनकी कक्षा थी। Just like that, only the desks and bench had been worn smooth. क्या बता रहे हैं वो यहाँ पर कि केवल मेज और कुर्सियाँ घिस घिस कर चिकनी हो गई थी, यानी जो मेज और कुर्सियाँ थी वो
घिस चुकी थी। द वॉलनट ट्री इज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो यहाँ पे अखरोट का पेड़ था वो भी क्या हो चुका था, बहुत ज्यादा लंबा या बड़ा हो चुका था। एंड द होप वाइन डेट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, और क्या लगाया था, जो उन्होंने ऑफ वाइन लगाया था, यानी जो एक बेल लगाई थी वो भी क्या हो गई थी, जो उन्होंने अपने हाथों से लगाई थी वो क्या हो चुकी थी, खिड़की से होते हुए जो उनकी छत है वहां तक पहुंच गई थी। यानी इन्होंने जो बेल लगाई थी वो विंडो से होते हुए कहाँ पर पहुंच गई थी, रूफ पे यानी छत पे पहुंच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, और ये चीज उन्हें अंदर से कितना तोड़ देगी, या उन्हें कितना ज्यादा दुख होगा जब इन सारी चीजों को वो यहाँ से छोड़ के जाएंगे। To hear his sister moving about the room above, packing their trunks. तभी क्या होता है कि उनकी जो सिस्टर होती है वो ऊपर से क्या करती है, आवाज़ लगाती है या बोलती है कि क्या कर लो, पैकिंग कर लो आके। यानी उनकी जो बहन है वो क्या बताती है कि आओ और अपने सामान की पैकिंग यहाँ पर कर लो। फॉर दे मस्ट हैव लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि हमें अगले दिन क्या करनी है, इस कंट्री को या इस देश को क्या करना है, छोड़ के जाना है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. But वो आगे यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उनके जो टीचर थे, जो उनके टीचर थे उनमें क्या था, इतना ज़्यादा मतलब उनमें करेज था, साहस था कि वो आखिरी बार क्या करें, अपने हर पाठ को बिल्कुल सुन के जाएं। यानी उनके अंदर इतना साहस था कि वो हर पाठ को आखिरी तक सुने। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद में, यानी लिखने के बाद में क्या होता है, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बा बी बो बू। यानी वो क्या बता रहे हैं, जब हमने अपना मतलब पाठ लिख लिया, अपना जो कर लिया, उसके बाद में क्या होता है, हमने इतिहास का पाठ हुआ, यानी उनके इतिहास पढ़ाएगा। फिर जो छोटे बच्चे थे वो जोर जोर से क्या चिल्लाते हैं, बा बी बी बो, मतलब ये वर्ड वो चिल्लाते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होशर्स हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड। जो पीछे की सीट पे कौन बैठा हुआ था, एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। यानी जो एक बूढ़ा आदमी अपनी किताबों को लेके बैठा हुआ था, अपने दोनों हाथों को जोड़े हुआ था, वो जोड़े हुए था, वो क्या करता है, स्पेल्ड द लेटर विद देम, वो भी क्या करता है, इन्हीं शब्दों को स्पेल्ड करता है, यानी दोहराता है, या इन जो ये शब्द थे वो भी क्या करता है, इन शब्दों को बोल रहा था। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotions. और उसकी जो आवाज़ थी वो क्या थी, ट्रेम्बल्ड हो रही थी, यानी काँप रही थी, किसकी वजह से, भावुक होके। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और उसकी ये जो आवाज़ थी उसे सुन के हमें कैसा महसूस हो रहा था, हंसना महसूस हो रहा था। यानी उसकी जो बात थी, यानी जो उसकी आवाज़ थी, उसे सुन के वो सब क्या करना चाहते थे, हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, वो क्या बता रहे हैं कि मुझे ये जो आखिरी पार्ट है वो कितनी अच्छी तरह से याद रहेगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12, तभी अचानक से क्या होता है, घड़ी जो होती है चर्च की उसमें कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। Then the Angelus, at the same moment, the triumph of the Persians returning from drill sound under our window. तभी क्या होता है, वहाँ पे जो चर्च में प्रार्थना की घंटी बजती है, अचानक से वहाँ पे क्या सुनाई देता है कि पर्शिया, मतलब जो उनकी विंडो होती हैं स्कूल की, वहाँ नीचे से क्या सुनाई दे रहा है कि जो पर्शियंस हैं, यानी जो प्रशिया के लोग हैं, वो ड्रिल के बाद में वापस आ रहे हैं। यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी युद्ध के बाद वापस आ रहे हैं, क्या करते हुए, साउंड अंडर आवर विंडो, यानी उनकी विंडो से ये साउंड आता है। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर saw him look so tan. वो क्या बता रहे हैं, जो एम हैमल है वो अपनी कुर्सी पे खड़े रहे और वो क्या हो चुके थे, एकदम पेल, यानी पीले पड़ चुके थे, यानी वो अंदर से डर चुके थे।
इन हिज आई नेवर saw him look so tall, मैंने कभी भी उनमें इतना ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं देखा, यानी मैंने इतना ज़्यादा उनके अंदर जो साहस था वो कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही, मेरे जो मित्र थे, उसने क्या कह रहे हैं, जो मेरे मित्र थे उसने कहा आई बट समथिंग चोक्ड, यानी मैं कहा और उसका क्या हो गया, गला जो था वो एकदम रुक गया, यानी मतलब वो दुखी हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो अपनी बात को आगे जारी नहीं रख सका, यानी पूरी बात नहीं बोल सका। देन ही टर्न इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड। वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो एम हैमल थे उन्होंने क्या करा, अपनी पूरी ताकत से बड़े बड़े अक्षरों में, मतलब एक चौक उठाई और क्या लिखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिख सका, जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे। वी लव फ्रांस, यानी क्या लिखते हैं वो कि फ्रांस जिंदाबाद, यानी एकदम पूरी ताकत से उन्होंने चौक उठाई और फिर क्या लिखा वहाँ पे, पूरी ताकत से अपनी, कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीनड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर्स टू अस विद हिज हैंड। उसके बाद में वो क्या हुए, रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और उन्होंने क्या करा, अपने हाथ को हमारी तरफ इशारा किया, यानी जो उनके हाथ थे उसके अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। स्कूल क्या हुआ है, डिसमिस हो गया, यानी ख़त्म हो गया, आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसको लिखा गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।